नीतीश सरकार को मिला बहुमत, नीतीश ने बीजेपी पर चलाए तीर। ये सोच लेना कि हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हो गए तो पूरा देश मुट्ठी में हो गया, ये भ्रम छोड़कर और कुछ नहीं है। ये दिवा स्वप्न है और ये स्वप्न टूटेगा, बुरी तरह टूटेगा। बीजेपी ने सीएम नीतीश को दिया फिर बताया दगाबाज। आपकी मंशा इस एनडीए से अलग होने की थी, आपकी मंशा अकेले सरकार चलाने की थी, आपकी मंशा उड़ीसा की तरह एक बार यहाँ भाजपा को धक्का देकर बाहर करने की थी, इसलिए आपने ये काम किया है। सीधा आरोप आपको पर लगाना चाहता हूँ। सदन में आरजेडी का सटीक वार। मोदी वाला भाजपा तो इधर आ गए और आडवाणी को आदर्श मानने वाला भाजपा उधर है। बिहार में घोटालेबाज अधिकारियों पर शिकंजा, रजिस्ट्रार और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी, करोड़ों की संपत्ति हुई जब्त। केदारनाथ यात्रा पर गए अश्विनी चौबे बाल बाल बचे, कुदरत के बरपे कहर में 2 रिश्तेदार सहित सिक्योरिटी गार्ड की मौत, घायल अश्विनी को लाया जाएगा दिल्ली। उत्तराखंड में बेहिसाब बारिश ने किया बर्बाद, केदारनाथ सहित पूरे राज्य में भयंकर तबाही, 150 से ज्यादा लोगों के मरने की पुष्टि, पीएम और सोनिया ने किया हवाई सर्वेक्षण। नमस्कार, स्वागत है आप सबका टॉप न्यूज में। मैं हूं कन्हैया। विधानसभा में विश्वास मत के लिए हुई वोटिंग, जेडीयू के पक्ष में 126 और विपक्ष में 24 वोट पड़े। विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सदस्यों की जरूरत थी। विधानसभा के बुलाए गए विशेष सत्र में जेडीयू के समर्थन में कुल 126 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 124। जेडीयू को कांग्रेस के 4 विधायक और निर्दलीय विधायकों के साथ सीपीआई के 1 विधायक ने समर्थन दिया, जिसके सहारे नीतीश ने सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया। तो वहीं बीजेपी और एलजेपी ने सदन से वॉकआउट किया। इस दौरान सीएम विश्वास मत के दौरान हुई चर्चा में तीखी नोक झोंक भी हुई। सीएम ने समर्थन देने वाली पार्टियों के जमकर तारीफों के पुल बांधे। पीएम पर जमकर बरसे सीएम नीतीश कुमार, कहा मूल भावना से भटकने की वजह से हुआ अलगाव। 2005 में 2 बार, 2009 में लोकसभा के चुनाव में और 2010 में विधानसभा के चुनाव, तो सबको मालूम है किसके नेतृत्व में हुआ और किस प्रकार से चुनाव अभियान चला। तो आज उस मूल भावना से भटककर लोग दूसरे परिप्रेक्ष्य में चले गए, तो हमारे लिए तो साथ चलना नामुमकिन है, क्योंकि हमने जो राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार थी उसमें शामिल होने की हमारी शर्तें थी। अब वो सारी बातें समाप्त हो गई, ऐसा लगता है एक नया दौर आ गया है। तो हम इसके लिए नहीं बने हैं, हमें तो हमको अलग होना ही पड़ता, और अलग होने के क्रम में हमने तो ये परवाह नहीं की कि हमारी सरकार बचेगी या नहीं बचेगी। और 72 घंटे के अंदर हमने विश्वास प्रस्ताव रखा और आज सदन ने विश्वास प्रकट किया है। सीएम का बयान, बिहार में विकास का काम बनेगा मॉडल, कहा मैं नहीं किसी पद का दावेदार। बिहार में जो काम हुआ है वो काम मॉडल बनेगा, मैं किसी पद का दावेदार नहीं हूं। आज मैं मुख्यमंत्री हूं, कल मुख्यमंत्री नहीं भी रहूं, कोई मुझे इस बात का गिला नहीं, अफसोस नहीं होगा। लेकिन जो आज हालात थे, अगर आज हम ये कदम नहीं उठाते तो हम अपने आप को धोखा देते, अपनी मान्यताओं को झुठलाते हम लोगों ने इसलिए तय किया। और आज हमने जो कदम उठाया वो तो रोज रोज पुष्ट हो रहा है। आज का नारा और फिर कल जो कहा गया, किस रास्ते पर आगे चलेगी भाजपा, अब उन्होंने तो साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि सबको और लोगों को मिलाकर चलने वाली जो धारा थी, अटल जी की धारा, उसको उन्होंने छोड़ने का ऐलान कर दिया फॉर्मल। तो इसलिए तब तो बहुत अच्छा हुआ। औपचारिक रूप से कोई कुछ कहे या न कहे, जो दृश्य उपस्थित हुआ गोवा में वो क्या था।
विधानसभा में बहस के दौरान पुराने सहयोगी पर भड़के नीतीश, बीजेपी को सुनाई खड़ी खड़ी। किसी पार्टी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि उनकी अकेले की कोई सरकार दिल्ली में बन सकती है। यह भ्रम है, किसी की सरकार नहीं बन सकती है। यह गठबंधन की सरकार बनेगी। तो गठबंधन कैसे चलाना चाहिए? हमने याद किया अटल जी के नेतृत्व को, अटल जी के कार्यशैली को, किस तरह से अपने सहयोगियों को सम्मान देते थे, किस तरह से सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते थे। हमने अटल जी के कार्यशैली की प्रशंसा की। इसको भी माना गया कि हमने किसी की आलोचना की। कांग्रेस और सीपीआई के सेक्युलर नीतीश, दोनों पार्टियों को सीएम ने दिया धन्यवाद। कांग्रेस ने तो सेकुलर सरकार के नाते आज समर्थन का ऐलान किया और सदानंद बाबू ने अपना वक्तव्य दिया। मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उनके प्रति स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरे बारे में, मैंने उनको भी धन्यवाद दिया, मैं धन्यवाद देता हूं। सीपीआई ने साफ तौर पर कहा कि ये सेकुलर सरकार है और जिस मुद्दे पर टूटी है इसलिए हम साथ देंगे, खुलेआम उन्होंने व्यक्त किया। सीपीआई कि आज भले ही एक अवधेश बाबू मात्र विधायक हो, लेकिन सीपीआई बिहार की एक मजबूत पार्टी है और रही है, ये सबको मालूम है। और सीपीआई के बगैर आप नहीं चला पा रहे थे, आपके नेता नहीं चला पा रहे थे। भूलिए मत, समय बदलने में देर नहीं होती है। 2003 की सीडी पर मचे बवाल पर नीतीश ने दी सफाई, नरेंद्र मोदी पर जमकर कसे तंज। मेरे 2003 के भाषण का तो आजकल सीडी पर बंटवा रहे। इतनी बड़ी पार्टी जो सर्टिफिकेट दे रही है वो सर्टिफिकेट कम पड़ रहा था, इसलिए मेरा सर्टिफिकेट बंटवा रहे हैं भाजपा। जेडीयू बीजेपी के रार पर आरजेडी ने किया वार, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जमकर ली चुटकी। एक भाजपा है मोदी वाला और दूसरा भाजपा है आडवाणी वाला। मोदी वाला भाजपा तो इधर आ गए और आडवाणी को आदर्श मानने वाला भाजपा या भाजपा का एक तरह से कंकाल पहनने वाला जदयू, वो उधर है। हाजीपुर की कोर्ट में हत्या के आरोपी अभिषेक ने किया सरेंडर, अतुल कानन की हत्या का लगा था आरोप। पुलिस की हिरासत में खड़ा ये शख्स अभिषेक है, जिसे पुलिस अतुल कानन हत्याकांड का मुख्य आरोपी मानते हुए सरगर्मी से तलाश कर रही थी। लेकिन अभिषेक ने कोर्ट में सरेंडर कर उसकी मुश्किलों को आसान बना दिया। कुछ समय पहले पूर्व मंत्री मोतीलाल कानन के बेटे अतुल कानन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी साजिश में अतुल की पत्नी की भूमिका भी सामने आई थी, जिसके चलते पुलिस ने अतुल की पत्नी और 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आज अभिषेक के सरेंडर करने के बाद पुलिस ने भी आरोपियों के लिए कोर्ट से रिमांड की मांग की। कोर्ट ने अनुमति देते हुए सभी को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। वहीं अभिषेक अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खुद को फंसाए जाने की बात कर रहा है। सिवान में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के आवास पर छापा, आय से अधिक संपत्ति को लेकर की गई कार्रवाई। सिवान में पीएचईडी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रामाधार राम के आवास पर पटना से आईटी विभाग की टीम ने धावा बोल दिया। आईटी की टीम स्थानीय पुलिस की मदद से इंजीनियर के आवास और ऑफिस पर पहुंची, जहां छापेमारी करने आए अफसरों ने इंजीनियर के घर में रखे कागजातों को खंगालना शुरू कर दिया। इस दौरान अफसरों ने कुछ कागजातों को जब्त भी कर लिया है। इससे पहले भी आईटी की टीम ने पूर्व जिला कृषि पदाधिकारी के यहां 11 जून को छापेमारी की थी। छापेमारी करने आए अफसरों ने कहा है कि यह छापेमारी आय से अधिक संपत्ति को लेकर की गई है। किनके साथ छापेमारी हो रही है? समस्तीपुर में अवैध वसूली से भड़के वाहन मालिक, घंटों जाम लगाकर किया हंगामा। समस्तीपुर में बस मालिक और अन्य वाहन चालकों का गुस्सा फूटा तो इन्होंने 20 सड़क पर अपने वाहनों को खड़ा कर जाम लगा दिया। इन लोगों का आरोप है कि ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी कार्रवाई के नाम पर अवैध वसूली करते हैं और पैसा देने में आनाकानी करने पर ड्राइवरों से बदसलूकी करते हैं। इसके चलते अवैध वसूली में लगे MVI और उसके कारिंदों को इन ड्राइवरों ने खदेड़ दिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी का आलम हो गया। वहीं इस पूरे मामले पर अधिकारी ने सफाई देते हुए कहा कि वे सिर्फ ओवरलोड किए गए वाहनों को फाइन कर चालान काट रहे हैं। लेकिन इस कार्रवाई पर गुस्साए बस मालिकों और दूसरे वाहन चालकों ने उन पर हमला बोल दिया और उन्हें खदेड़ दिया। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इस हंगामे के बीच अगर सबसे ज्यादा कोई हलकान हुआ तो वो थे आम लोग।
गोपालगंज के गंडक नदी के बढ़े जलस्तर से लगातार कटाव जारी, डरे सहमे हैं इलाके के लोग। उफनती हुई ये लहरें गोपालगंज के गंडक नदी की हैं, जहां नदी के बड़े जलस्तर से आसपास का पूरा इलाका नेस्ता नाबूद होने की कगार पर है। दरअसल पिछले दिनों नेपाल के बरात से 2,18,000 क्यूसिक पानी छोड़े जाने और लगातार हो रही बारिश की वजह से गंडक नदी का जल स्तर बढ़ गया है, जिसके चलते लगातार नदी में कटाव जारी है। इसके साथ ही गोपालगंज इलाके के पताहरा छरकी बांध पर भी खतरा मंडराने लगा है। नदी में लगातार हो रहे कटाव और गंडक में लगातार बढ़ रहे जल स्तर के चलते आसपास के लोग भयभीत हैं। फिलहाल बाढ़ नियंत्रण विभाग के आला अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने इससे बचने के लिए सारी तैयारियां कर ली हैं। नदी के पानी से प्रभावित इलाके में लगातार बचाव अभियान भी जारी है। शेखपुरा के गांव के बच्चे आज भी ज्ञान की रोशनी से हैं महरूम, सरकारी योजनाओं के होते नहीं पढ़ पा रहे बच्चे। ये है शेखपुरा के तहत पड़ता गांव धनौल, जहां ज्ञान का मंदिर कहा जाने वाला स्कूल तक नहीं है, जिस कारण इस गांव के बच्चे पढ़ाई से महरूम रह जा रहे हैं। जबकि शिक्षा के अधिकार कानून के बावजूद सरकारी बाबुओं की ओर से किसी योजना के तहत यहां के बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कोई कवायद नहीं की गई। ऐसा नहीं कि बच्चों में पढ़ने की लालसा नहीं, लेकिन पढ़ें सब बढ़ें सब का संदेश देने वाले सर्व शिक्षा अभियान के तहत भी इनके लिए कोई कवायद नहीं हुई और धनौल गांव को एक स्कूल तक नसीब नहीं हुआ। हालांकि कुछ परिवारों ने अपने बच्चों को तालीम हासिल करवाने के लिए दूसरे गांव के स्कूल में भर्ती करवाया, लेकिन दूरी और स्कूल में टीचर्स के मन मुताबिक आने से उनका स्कूल जाना छुड़वा दिया गया। वहीं जब इस पूरे मामले पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने गोलमोल सा जवाब देकर अपना पल्ला ही झाड़ लिया। सूबे और देश में बैठी सरकार भले ही शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए करोड़ों रुपए बहाती हो, लेकिन उन योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, ये देखने के लिए उसे कोई ठोस कदम तो उठाने ही चाहिए। आइए एक नजर डाल लेते हैं बिहार की कुछ बड़ी खबरों पर। विधानसभा में विशेष सत्र के दौरान नीतीश कुमार ने विश्वास मत जैसे ही हासिल किया, तभी से मोतिहारी, सिवान और गया में जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी जगह विजय जुलूस निकालकर जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगा अपनी खुशी जाहिर की और इस मौके पर आतिशबाजी भी की गई। नालंदा पुलिस ने वेड़थू गांव में कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को लूट की योजना बनाते धर दबोचा। पुलिस ने इनके पास से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करते हुए इनकी निशानदेही पर इनके 4 और साथियों को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी पिंकू राम गिरोह के सदस्य हैं और इन पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सहरसा में लोगों ने बिजली विभाग की लापरवाही के खिलाफ मोर्चा खोला और सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे वाहनों और जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। लोगों का आरोप है कि तार बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं, जिस कारण बिजली की सप्लाई प्रभावित होती है और टूटे तार की चपेट में आने से कुछ लोगों को करंट लगने की वजह से बुरी तरह से झुलस भी गए हैं। सीतामढ़ी की अति प्राचीनतम लक्ष्मण नदी का वजूद खतरे में पड़ता जा रहा है। नदी की साफ सफाई नहीं होने से ये अब नाले की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। इसको बचाने के लिए संघर्ष मोर्चा बैनर के तले लोग इकट्ठा हुए और सरकार को जगाने के लिए 2 दिन का अनशन शुरू कर दिया। लक्ष्मणा नदी का पौराणिक महत्व भी है। जामताड़ा में आपसी रंजिश के चलते उड़े खून के छींटे, टीचर को सुलाया मौत की नींद। ये परिवार मातम में डूबा है। इनका कोई अपना मौत की नींद सो चुका है। जामताड़ा के तहत पड़ने वाले गांव श्यामपुर के लोग उस वक्त सकते में आ गए जब उन्होंने यहीं के रहने वाले एक पारा शिक्षक की हत्या किए जाने की खबर सुनी। दरअसल मृतक गांव के ही एक स्कूल में बतौर पारा शिक्षक काम करता था। घटना के समय वह गहरी नींद में था और गांव का ही रहने वाला कुर्बान अंसारी नाम का शख्स उसके घर पहुंचा और कुल्हाड़ी से शिक्षक पर वार कर फरार हो गया। हालांकि परिवार वालों की ओर से घायल शिक्षक को अस्पताल पहुंचाने की कवायद की गई, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इस घटना से पूरा परिवार मातम में है और पूरा गांव दहशत में। घटना की सूचना पा मौके पर पहुंची पुलिस ने इसे रंजिश के तहत की गई हत्या मानते हुए मामला दर्ज कर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। उसका दावा है कि आरोपी जल्द ही उसकी गिरफ्त में होगा। गिरिडीह में फिर चढ़ी दहेज की बली बहू, महज 30,000 के लिए जिंदा जलाया। इन महिलाओं का रोना देख किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाएगा। इनका अपना जो इस दुनिया से चला गया है। गिरिडीह के देवपुर में दहेज लोभी ससुराल वालों ने बहू को जिंदा जलाकर
मौत की नींद सुला दिया। परिजनों का कहना है कि अंजू की शादी देवपुर में खीरू दास के साथ हुई। शादी के वक्त 50,000 की मांग की गई, लेकिन उस वक्त केवल 20,000 रुपए दिए गए, जिसके बाद अंजू को ससुरालियों ने प्रताड़ित कर बाकी के पैसे मायके वालों से मांगने के लिए लगातार दबाव बनाना शुरू कर दिया। इससे भी जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो पैसे के लालची सास और पति ने मिलकर अंजू को जिंदा जला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार चल रहे ससुराल वालों की तलाश में जुट गई है। खुफिया एजेंसियों ने पुलिस को किया चौकन्ना, नक्सली गतिविधियों के चलते देवघर को किया हाई अलर्ट। देवघर में नक्सलवाद की दस्तक ने पुलिस फोर्स की नींद उड़ाकर रख दी है, जिसके चलते पुलिस और सुरक्षा बल मिलकर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाए हुए हैं ताकि नक्सलियों को उनके नापाक मंसूबों में कामयाब होने से रोका जा सके। दरअसल देवघर, गिरिडीह, बांका और जमुई जैसे अति नक्सल प्रभावित इलाकों से घिरा है और इससे पहले जिस दिन जमुई में ट्रेन हमले को नक्सलियों ने अंजाम दिया था, उसी दिन देवघर के जसीडी में भी नक्सलियों ने पोस्टर चस्पा कर दहशत फैलाई। इतना ही नहीं, कई इलाकों में नक्सलियों ने लेवी की मांग भी की। ऐसे में जब श्रावणी मेला भी करीब है तो खुफिया एजेंसियों की ओर से देवघर में नक्सल के पैर पसारने की सूचना मिलते ही पुलिस पूरी तरह अलर्ट हो गई है। पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान मिलकर किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहते हुए बेहद चौकसी बरत रहे हैं। नक्सली हमलों को देखते हुए प्रशासन हुई मुस्तैद। मुंगेर में आला अफसरों की हुई बैठक। धनबाद पटना इंटरसिटी ट्रेन पर नक्सली हमले और आए दिन बढ़ रही इनकी सक्रियता को देखते हुए प्रशासन इनसे निपटने की तैयारियों में जुट गया है, जिसको लेकर मुंगेर के प्रभारी आयुक्त मिनहाज आलम, डीआईजी सुधांशु कुमार ने संयुक्त रूप से जिले के आला अफसरों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में नक्सलियों से किस तरीके से निपटा जा सके, इस बात को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में अफसरों ने नक्सल प्रभावित इलाकों की पहचान कर पुलिस की सक्रियता बढ़ा उनकी गतिविधियों पर लगाम लगाने की योजना बनाई। बैठक में डीएम राजीव मिश्रा, प्रखंड विकास अधिकारी और सीआरपीएफ के कमांडेंट समेत तमाम थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। धनबाद में गवर्नर ने कई योजनाओं का किया उद्घाटन। अफसरों के साथ बैठक कर जारी किया दिशा निर्देश। झारखंड में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा करने गवर्नर सैयद अहमद धनबाद पहुंचे, जहां उन्होंने 76 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले 39 योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने सिटी महिला बस सर्विस को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने धनबाद में कलेक्ट्रेट में जिले के आला अफसरों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक भी की। इस बैठक में गवर्नर सैयद अहमद ने अफसरों को काम में तेजी लाने के दिशा निर्देश भी जारी किए। बोकारो में यौन शोषण का मामला आया सामने। शादी का झांसा देकर महिला की इज्जत को किया तार-तार। थाने में खड़ी इस महिला को जिसने शादी के सुनहरे सपने दिखाए थे, उसी ने इसके सपने चकनाचूर कर दिए। जिस पर इसे सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी ने इसके साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया। दरअसल बोकारो की रहने वाली अनीता का आरोप है कि पास के ही रहने वाले दिनेश ने पहले तो इसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर शादी का झांसा देकर इसे पिछले 3 महीनों तक अपने साथ रखकर इसकी इज्जत के साथ खेलता रहा और फिर एक दिन दिनेश इसे अकेला छोड़कर फरार हो गया। हद तो तब हो गई जब थाने में मामला दर्ज कराने गए अनीता को वहां से भी डांट डपट कर भगा दिया गया। लेकिन बाद में एसडीपीओ ने अनीता की फरियाद सुनी और मामला दर्ज कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। आइए अब देख लेते हैं देश की कुछ बड़ी खबरें। झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा पूरे परिवार के साथ रामगढ़ में मां छिन्नमस्तिका रजरप्पा मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। इस दौरान वो पत्रकारों से मुखातिब होते हुए सूबे की राजनीतिक हालात के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक ऐसी हालात बनी रहेगी। झारखंड विधानसभा भंग करने की मांग को लेकर हजारीबाग में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। इस दौरान सांसद यशवंत सिन्हा और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय को पुलिस ने डीएम ऑफिस के बाहर हिरासत में ले लिया। 10 जून को हुई गुमला के कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रनाथ भगत की हत्या मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि ये हत्या आपसी रंजिश को लेकर हुई थी। गिरिडीह में हुई मूसलाधार बारिश से अलग अलग इलाकों में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीसीएल ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कायाकल्प मॉडल को अपनाने की बात कही है। समाज सेवा के तहत एसएमडी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मानवता और ईमानदारी का रास्ता अपनाने की सलाह दी है।
रांची में यातायात के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से 1 सप्ताह तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे लोग यातायात के नियमों के प्रति सजग हो सकें। तो ये थी अब तक की झारखंड की बड़ी खबरें। अब रुक करते हैं देश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड में आई भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की विनाशलीला का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि करीब 12,000 फुट की ऊंचाई पर बने केदारनाथ मंदिर के आसपास सब कुछ बह गया। मंदिर में कई फीट लंबा मलबा जमा हुआ है। मंदिर के अंदर कई लोगों ने शरण ले रखी है। केदारनाथ में 1500 से 2000 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए 2 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। अब तक बाढ़ से उत्तराखंड में 102 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच पीएम और सोनिया ने उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। यमुना अपना विकराल रूप अख्तियार कर चुकी है। कल ही खतरे के निशान को पार कर चुकी नदी आज 207.75 मीटर के स्तर तक पहुंच सकती है। आपात स्थिति के मद्देनजर सरकार ने सेना को अलर्ट जारी किया है। वहीं पुराना लोहे वाले पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। यूपी के प्रतापगढ़ में डिप्टी एसपी और ग्राम प्रधान हत्याकांड मामले में प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए राजी हो गए हैं। मंगलवार को सुनवाई के दौरान राजा भैया ने सीबीआई कोर्ट में टेस्ट कराने की सहमति दे दी। आइए फटाफट देख लेते हैं दुनिया जहान की बड़ी खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने तालिबान के साथ सीधी वार्ता करने का फैसला किया है। तालिबान के साथ नियोजित वार्ता को अफगानिस्तान में युद्ध खत्म करने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। दोनों के बीच पहली शांति वार्ता कतर की राजधानी दोहा में होगी, जहां तालिबान ने अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है। तालिबान का यह कदम अफगानिस्तान में 12 वर्ष के युद्ध के बाद सुलह सफाई प्रक्रिया को प्रोत्साहित कर सकता है। पाकिस्तान में पंजाब की सरकार ने वर्ष 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के सरगना और लश्कर-ए-तैयबा के हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा के लिए 6.1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का अनुदान दिया है। इसका प्रावधान साल 2013-14 के वित्तीय बजट में किया गया है। प्रांत के मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली PMLN सरकार की ओर से प्रांतीय असेंबली में बजट पेश किया गया। अफगानिस्तान के बगरम एयरबेस में विद्रोहियों के हमले में 4 अमेरिकियों की मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक हमलावर मोर्टार या रॉकेट का प्रयोग कर रहे थे। नाटो ने काबुल सरकार को औपचारिक तौर पर सुरक्षा की जिम्मेदारियां सौंपे जाने और तालिबान की अफगान सरकार और अमेरिका के साथ शांति वार्ता के लिए घोषणा करने के कुछ ही घंटे बाद इस घटना को अंजाम दिया। इराक की राजधानी बगदाद की एक मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले में 29 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 20 से अधिक लोग घायल हुए। सूत्रों के अनुसार 2 हमलावरों ने एक मस्जिद पर हमला कर दिया। नमाज अदा करने के बाद हमला हुआ, इसलिए बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। पास के स्कूली बच्चे भी इसकी चपेट में आ गए। फिलहाल किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। आइए एक नजर डाल लेते हैं खेल जगत की बड़ी खबरों पर। श्रीलंका क्रिकेट टीम के बल्लेबाज महिला जयवर्धने ने कहा कि भारतीय टीम इन दिनों शानदार खेल दिखा रही है। उसकी बल्लेबाजी सचमुच बेहद मजबूत है। हमें इसे अलग रखते हुए दूसरे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। भारत ने अपने सभी 3 मैच जीतकर ग्रुप बी में शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है, जबकि श्रीलंका ने ग्रुप ए में 2 मैच जीतते हुए अंतिम 4 दौर के लिए क्वालिफाई किया है। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप चरण में अपने अजय अभियान के बदौलत ICC वनडे के रैंकिंग में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए 2 और अंक हासिल किए। भारत ने टूर्नामेंट की शुरुआत 119 रेटिंग अंक के साथ की थी और दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज तथा पाकिस्तान पर जीत से उसके 121 रेटिंग अंक हो गए हैं। IPL में सट्टेबाजी के आरोप में जमानत पर रिहा किए गए अभिनेता विंदु दारा सिंह ने कहा है कि क्रिकेट में सट्टेबाजी को कानूनी वैधता मिलनी चाहिए। विंदु ने कहा कि वो अपने जीवन में अब कभी भी क्रिकेट नहीं देखेंगे। IPL 7 का आयोजन हो या ना हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। विंदु ने खुद को पूरे मामले में निर्दोष बताया। रणवीर और दीपिका की फिल्म ये जवानी है दीवानी का मैशअप गाना आया सामने। फिल्म और फिल्म के गानों को लोगों ने खूब किया पसंद।
दिल माने ना। छोड़ना जाने ना। दिल्ली वाली बेशराबी हो गई। तू पड़ोसन की भाभी हो गई। तो ये था अब तक की बड़ी खबरों के साथ टॉप न्यूज का बुलेटिन। दीजिए इजाजत, नमस्कार।